हाय एफएफ वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आपको कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली विंग और लेन वांगजी दोनों को ही नेमिंगजियो की जो हाफ बॉडी थी वो मिल चुकी थी और उनके पास जो तलवार थी वो भी पूरी पूरी की पूरी अपने फॉर्म में आ चुकी थी, मतलब कि अब वो पूरी तरीके से पहचान में आ चुकी थी। उसको वापस से समन करते हुए, मतलब वापस से पाउच में डालते हुए विंग और लैन वांगजी ने अपने यहाँ से आगे की यात्रा, क्योंकि अभी अभी जो वेनिंग ने उन्हें बोला था कि उसको एक लेटर मिला था जिसमें कि उसे ये बताया गया था कि यहाँ पे इस जगह पे, यानी कि ताबूतों के शहर में विंग और लैन वांगजी मुसीबत में हैं तो उसे हेल्प के लिए जाना चाहिए। और ये वहाँ से, मतलब उसे किसने ये लेटर दिया उसे खुद भी नहीं पता है, या फिर वो जेन यांगली ने दिया है या फिर लैन युआन ने दिया है। इन दोनों में से किसी एक ने तो दिया है, लेकिन लैन युआन खुद नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहे हैं और जेन यांगली से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि विंग और लैन वांगजिन दोनों ने ही आगे की तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में गए हैं, किस दिशा में गए हैं, कहाँ गए हैं, कौन से प्लेस पे गए हैं और कैसे अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाने वाले हैं, उनको कुछ भी नहीं पता था। तो यहाँ पे उन दोनों के ही दिमाग में सबसे पहले बात ये आई थी कि इस वक्त जैन यांगली सबसे बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि लैन युआन ऑलरेडी लैंड सेक्ट में है और लैन चिरेन अपनी जान दे के भी अपने ग्रैंड चाइल्ड की जान तो बचा ही लेगा। और वैसे भी वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं उसे बचाने के लिए, बट यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मुसीबत में पड़ सकती है वो जैन यांगली ही है। इसलिए बहुत जल्दी में ही उन्होंने वहाँ से अब जैन यांगली की तरफ अपने रुख को मोड़ दिया था। दूसरी तरफ लैंड सेक्ट में यहाँ पे लैन चिरेन ने जेओजुन को संदेश भेजा था कि वो जल्दी से जल्दी आके लैंड सेक्ट में उससे मिले। और जैसे कि ये पहले ही डिसाइड हुआ था कि महीने में एक बार तब भी जैन चेंग को मतलब यहाँ पे आना होगा, तो इस बार जैन चेंग ने यहाँ पे आने का फैसला थोड़ा जल्दी कर लिया था, भले ही अभी टाइम नहीं हुआ था और वो दोनों यहाँ पे पहुँच भी चुके थे। इस वक्त जैन चेंग जो कि बाहर ही था, क्योंकि उसने जब से उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ था तब से सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों में ही अपना हिस्सा लिया है। कभी भी उसने फैमिली मैटर्स में घुसने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसने अपने दिल से इस फैमिली को फैमिली मानना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि उसने अपने हस्बैंड को तक आज तक वो रिस्पेक्ट, वो अटेंशन, वो लव ही नहीं दिया जो उसे देना चाहिए था। तो ऑफकोर्स सी बात है उसके फैमिली वालों को क्या ही पूछेगा। लेकिन हाँ, जैसे कि एक चीज़, एक कंडीशन पहले ही रख दी गई थी, उसके हिसाब से वो यहाँ पे आता ज़रूर था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि आज तक कभी किसी ने उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाला कि अगर वो नहीं आना चाहे तो वो नहीं आ सकता। कोई ज़रूरी नहीं है महीने में एक बार लेंस एक्ट हो आना। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसके दिल में हमेशा एक चीज़ रही है कि अगर उसने शुरुआत की है ना, तो उसे इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए, एटलीस्ट तब तक जब तक उसका दिल पूरी तरीके से इस सब चीज़ों से भर ना जाए। इसलिए वो आज भी लेंस एक्ट आया हुआ था, लेकिन लैन चिरेन और जियोजुन के बीच में वो आज भी नहीं बैठा था, क्योंकि ये उसकी आदत में ही नहीं था। जब से उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ था उसने कभी भी इन सब चीज़ों में दिलचस्पी लेना सही ही नहीं समझा। बस कुछ ज़रूरी मसले होते हैं, ज़रूरी मुद्दे होते हैं जहाँ पे सभी लोग बैठे होते हैं, सारे क्लैंस के लीडर्स होते हैं, तो वहाँ पे वो बैठता है, अपनी राय देता है, लेकिन अपने आप को एज ए लैन वो कभी भी कंसिडर कर ही नहीं पाया। इस वक्त जियोजुन जो कि अंदर बैठे थे और अपने अंकल से पूछ रहे थे कि अचानक उन्होंने उन्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है, तो यहाँ पे लैन चिरेन उससे बोलता है कि वो किसी को उससे मिलवाना चाहता है। जियोजुन उसको पूछता है कि वो किससे मिलवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे लैन चिरेन अपने बियर्ड को हाथ फेरते हुए उस पर और थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि चिंता मत करो, थोड़ी देर में तुम उससे मिल ही लोगे। मैंने किसी को भेजा है उसे तुम्हें बुलाने के लिए, सॉरी, उसे बुलाने के लिए। यहाँ पे जियोजुन और लैन चिरेन दोनों ही चाय की प्यालियाँ लेके आराम से चाय पी रहे थे कि दूसरी तरफ लैन जिंगई फिर से लैन युआन को समझाते हुए आ रहा था कि प्लीज़ आज कोई गड़बड़ मत कर देना। अब तो मुझे तुमसे डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम कब कौन सा बम फोड़ दो। इतना तहलका, इतना तमाशा तो इस सेक्ट में मैं करता था, तुम तो मेरे भी बाप निकले। लेकिन प्लीज़ आज कुछ मत करना, क्योंकि आज जियोजुन आए हुए हैं।
वो बहुत अच्छे हैं और प्लीज़ उनके सामने थोड़ा सा अच्छे से रहना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन ना उनके सामने गलत आए। वो यहाँ पे ये बोलते हुए आगे निकल ही रहा था कि तभी उनका रास्ता रोकते हुए कोई उनके सामने आता है। यहाँ पे वो पर्सन जो उनके सामने आया था वो उनको रोकते हुए बोलता है, एक मिनट, तुम तो वही हो ना जो उस दिन हमें नाइट हंट पे मिले थे।" जैसे ही इस बात की मतलब ये आवाज़ जिंगेई और लैन युआन दोनों के ही कान में गई ना, वो उस डायरेक्शन में मुड़ते हैं जिस डायरेक्शन में वो इंसान खड़ा था या फिर जहाँ से वो आवाज़ आ रही था। और ये आवाज़ को सुनते ही लैन जिंगेई तो खुश था, मतलब उतना भी खुश नहीं था क्योंकि उन दोनों के बीच में कभी बनती भी थी कभी नहीं भी बनती थी, लेकिन हाँ एक फ्रेंड को मिलने की खुशी उसके अंदर ज़रूर थी। लेकिन यहाँ पे लैन युआन की जो हार्ट बीट थी ना वो थोड़ा सा तेज होने लगी थी, क्योंकि उसने हमेशा से ये सुना था कि जिन सेक्ट ने कभी भी वी सेक्ट को या फिर विवुजियान को और विवुजियान से रिलेटेड लोगों को पसंद नहीं किया। उसको एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि ये इंसान मुझे जानता है और अब पता नहीं कि मेरे साथ ये क्या करेगा। हालांकि उसे अच्छे से पता था कि फाइटिंग में बैटल में जिनलिंग जैसे इंसान उसे नहीं हरा सकते, लेकिन फिर भी एक अजीब सी घबराहट उसके अंदर हुई थी। यहाँ पे जिनलिंग उसके सामने आता है, उसको अपनी तरफ देखता हुआ, मतलब इतने शॉक्ड एक्शंस के साथ देखते हुए वो पूछता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? माना मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन मैंने अभी अपना शक्ति का प्रदर्शन तुम्हें नहीं किया है, तो तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? जिनलिंग ने सॉरी जिंगे ने अब लैन युआन की तरफ देखा तो सच में घबराया हुआ था, और उसको देखते हुए वो थोड़ा सा सर शॉक्ड हो चुका था। उसने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, युआन, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे शॉक्ड क्यों हो गए? इतना घबरा क्यों रहे हो? वो जिनलिंग है, तुम्हें याद है ना उस दिन नाइट हंट पे हम लोग मिले थे यहाँ पे। फाइनली लैन युआन को एक चीज समझ में आती है कि ये मुझे नहीं जानता, ये सिर्फ युआन को जानता है। युआन वी युआन है, लैन युआन है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है, और साथ ही साथ ये मेरी रियलिटी नहीं जानता है। और जिंगे जो कि जानता है, उसने प्रॉमिस किया है कि वो किसी को नहीं बताएगा। तो वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा मैनेज करते हुए बोलता है, अब ऐसी कोई बात नहीं है, मैं घबराया नहीं था, बस मुझे ये पता है कि ये कल्टिवेशन वर्ल्ड के होने वाले राजा हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हो चुका था। माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपको देख के घबराया नहीं था। लैन जुआन का ये सॉफ्ट टोन सुन के ना लैन जिंगे शॉक्ड हो चुका था। जो इंसान पिछले 2 दिनों में लैंड सेक्ट के लगभग 200 रूल तोड़ चुका है, वो इंसान इतनी विनम्रता के साथ एक बच्चे से बात कर रहा है, इस वजह से क्योंकि वो होने वाला राजा है। हाँ, मजाक है क्या? ये सारी चीजें लैन जिंगे के दिमाग में चल रही थी, और वो ये सोच रहा था कि ये इंसान अगर इतने ही सॉफ्ट टोन से अभी जाके जियोजुन से बात कर लेना तो शायद बात बन जाए। तो शायद वो ये ना सोचे कि ये एकदम बिगड़ैल है, अपने बाप की तरह है या ऐसा कुछ। वैसे तो जियोजिन ऐसा कुछ सोचेंगे नहीं, लेकिन फिर भी लैन जिंगे के दिमाग में अब ये बात जरूर चल रही थी। दूसरी तरफ जिनलिंग ने जब ये सुना ना कि लैन युआन को ये पता है कि वो होने वाला राजा है, तो उसके ना थोड़ा भाव बढ़ चुके थे। वो अपने आप को थोड़ा सा तन के उसके सामने खड़ा करते हुए बोलता है, अच्छी बात है कि तुम्हें ये पता है। तुम्हें पता होने चाहिए कि जिन सेक्ट कभी किसी से पीछे नहीं रहा, और वहाँ के लोग, तुम्हें ऐसे ही मेरा सम्मान करना होगा आने वाले दिनों में भी। लैन युआन अपने आइज को रोल करता है, उसके बाद बोलता है, सम्मान ऐसे नहीं मांगा जाता, भीख नहीं है ये। अगर आप कमाएंगे तो आपको मिलेगी, अगर आप नहीं कमाएंगे तो माफ़ कीजिएगा, आप अपने लिए राजा हो सकते हैं, मेरे लिए नहीं। मेरी पर्सनल लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते, मेरी पर्सनल ज़रूरतों को आप सॉल्व नहीं कर सकते, उन्हें पूरा नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ इस देश के राजा हो सकते हैं, मेरे नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका सम्मान करूं, तो सबसे पहले अपने अंदर से इस अकड़ को निकाल दीजिए, क्योंकि एक राजा में अकड़ अच्छी नहीं होती। अगर वो अकड़ के रहेगा ना, तो याद रखिएगा, वो सिर्फ अपने तक सीमित रह जाएगा। वो कभी भी अपनी प्रजा पे, अपने लोगों पे ध्यान ही नहीं दे पाएगा। उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि वो कब गलत था, कब सही था।
उसके लिए हुए फैसले उसके लिए सही हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना कि वो फैसले हर किसी को सही लगे। आप होने वाले राजा हैं, तो आप में सबसे पहला गुण होना चाहिए कि आप विनम्र हों, दूसरों की बातें सुनें, दूसरों की क्या प्रॉब्लम्स हैं ये आपको पता होना चाहिए और उनका समाधान भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही अकड़ में रहेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि लोग आपका सम्मान कर पाएंगे, वो सिर्फ आपसे डर के रह जाएंगे। और जिस इंसान से लोग डरते हैं ना, उसकी सलामती की दुआ कभी नहीं करते। और एक राजा के लिए प्रजा की दुआ सबसे पहले होनी चाहिए। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, किसी ने हमें बुलाया है, ऐसे मुझे सुनाई में दिया। ऐसा कहते हुए उसने लैनजिंगे की तरफ इशारा किया। लैनजिंगे जिनलिंग से बोलता है कि वो बहुत जल्दी ही आएंगे, अगर वो चाहे तो हमारे साथ आ सकता है। तो यहाँ पे जिनलिंग, जो कि लैन युआन की ये सारी बातें सुन के ना चिढ़ चुका था, वो बोलता है नहीं, उसे नहीं आना, मैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ जा रहा हूँ। जिनलिंग जिंगे उसको बोलता है कि ठीक है, वो थोड़ी देर में उनको ज्वाइन करेगा, वो यहाँ पे लैन युआन को छोड़ के आ जाएगा। ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ने ही लगते हैं कि तभी एक इंसान उनके सामने फिर से खड़ा था, जो इतनी ही देर से, जब से जिनलिंग और लैन युआन के बीच में बातें चल रही थी ना, तब से उसे देखे जा रहा था। एक अजीब सी चीज़ थी जो उसे फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक ऐसे इंसान को देख रहा है जिसे वो वर्षों पूरा पहले से जानता हो। लेकिन लैन जुआन की जब नज़र उस पर पड़ी थी ना, उसका फेस सच में बहुत ज़्यादा लाइट अप हो चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस इंसान को भी वो अपनी लाइफ में देखेगा। सामने पर्पल कपड़ों में जैन चेंग खड़ा था, और जैन चेंग कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन इतने सालों में पहली बार जिंगे और जिननिंग, उन दोनों ने ही उसके फेस पे एक हल्की सी मुस्कान देखी थी, एक इमोशनल टच देखा था, जो कि कभी भी उन दोनों को ना, उन दोनों के लिए नहीं दिखाई दिया। हालांकि जिनलिंग की सारी जिद, सारी की इच्छाएं, जितनी भी चीज़ें आज तक जिनलिंग ने जैन चेंग के सामने रखी थी ना, वो हमेशा उसने पूरी की है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिनलिंग भी ये नोटिस कर पा रहा था कि उसने ऐसी हंसी, ऐसी मुस्कान कभी भी अपने अंकल के फेस पे नहीं देखी थी। ये शायद आज पहली बार दिख रही है। लैन युआन आगे बढ़ता है, जैन चेंग के सामने जाके उसे बो डाउन करता है और उसे सल्यूट, प्रणाम करते हुए बोलता है, आप सेक्ट लीडर यांग है ना। ये बात सुन के जैन चेंग और भी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो चुका था कि इसे ये बात कैसे पता। शॉक हो चुका था। लैन युआन एक पल के लिए तैयार था ये बताने के लिए कि वो उनका भाई का बेटा है, उनके एक ऐसे भाई का जो कि बचपन से उनके साथ रहा है। उस इंसान ने मुझे जन्म दिया है, अनजाने में ही सही, लेकिन जैन चेंग के मुंह से एक आवाज़ निकली थी, एक लाइन निकली थी, तुम्हें देख के किसी की याद आती है। वो बस इतना ही बोल पाया था। उसने एक गहरी सांस ली और यहाँ पे बाहर, मतलब वहाँ से टर्न होके जाने ही वाला था कि तभी युआन उसे पीछे से रोकते हुए बोलता है, तो क्या उस इंसान को याद करके आपको खुशी हुई, या फिर औरों की तरह आप भी उस इंसान को याद नहीं करना चाहते? कहीं ना कहीं जैन चेंग को एक अजीब सा सिग्नल मिला था। वो टर्न होता है और वो लैन युआन की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम उसे जानते हो? लैन युआन इसी वक्त बताना चाहता था कि हाँ, वो जानता ही नहीं है। वो पिछले 16 सालों से उसके साथ रह रहा है, एकमात्र उसका सहारा, जिसकी वजह से वो इंसान जिंदा रह सके। लेकिन वो बिना किसी की परमिशन के ही नहीं कर सकता था, स्पेशली अपने पेरेंट्स यानी कि लैन वांगजी और बीइंग, दोनों के परमिशन के बिना वो किसी को भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता था। इसलिए उसने जैन चेंग से अपनी नज़रें चुराई और उसके सामने बो डाउन करते हुए उसे ये बोल दिया कि उसे इमिडिएटली कहीं पहुंचना है, मागरू लैन ने उसे बुलाया है। ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ चुका था। यहाँ पे जैन चेंग के दिमाग में ना एक अजीब सा कंफ्यूजन था, एक क्वेश्चन था कि क्या ये इंसान जो वो सोच रहा है वो सही सोच रहा है, क्या ये कहीं से कहीं तक विंग से कनेक्टेड है और इसे
आज जब हमें बुलाया गया है तभी इसे भी महागुरु लैन ने अपने कमरे में क्यों बुलाया है, जहाँ पे ऑलरेडी जियोजुन है। यहाँ पे कुछ समय सोचने के बाद उसने भी अपने आप को टर्न किया और पहली बार आज इतने सालों में उसने डिसाइड किया कि वो महागुरु लैन के कमरे में जाएंगे और वहाँ जाके देखिएगा कि आखिर चल क्या रहा है। उसने अपने कदमों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना स्टार्ट किया क्योंकि वो अभी भी श्योर नहीं था कि उसे जाना चाहिए या नहीं, उन अंकल और नेफ्यू के बीच में जाना चाहिए या नहीं, उन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही है ये जानना चाहिए या नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं जैन चेंग भी जानता था कि उसने जब जियोजुन को ही अपना नहीं समझा है, उस पर ही कोई राइट्स वो नहीं जता पाता है, तो वो किस राइट से उस कमरे में जाए, क्या बोले वहाँ जाके कि उसे भी इस फैमिली गैदरिंग में मतलब गैदर होना है, कैसे। दूसरी तरफ लैन युआन अंदर पहुंच चुका था, आज भी बिना परमिशन के ही आया था, लेकिन महागुरु लैन समझ चुके थे कि अब इसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसने बिना रोके टोके ही उसको अंदर आने दिया। ये देख के कहीं ना कहीं जियोजुन बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बिना परमिशन के अंदर आ गया और उसके अंकल को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसने अपने अंकल की तरफ देखा और उसके बाद उससे पूछा कि ये कैसे हो गया, आई मीन ऐसे कैसे ये इंसान अंदर आ गया और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो यहाँ पे चिरैन अपने बियर्ड पे हाथ सहलाते हुए बोलता है, तुम्हें भी फ़र्क नहीं पड़ेगा जब अगर इसने कभी तुम्हें परेशान किया तो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि ये कौन है। युवान जल्दी से आओ और इन्हें सल्यूट करो, ये तुम्हारे अंकल हैं। उसने युवान की तरफ देखा और उसके बाद जेहुजुन की तरफ देखा। जेहुजुन शॉक्ड हो चुके थे कि आखिरकार ये कैसा कैसा मजाक है, मेरा नेफ्यू मतलब लैन वांगजी का बेटा, बट लैन वांगजी तो पिछले 16 सालों से विंग से मिला ही नहीं है और ये इंसान लगभग 15 से 16 साल का दिख रहा है, तो ये आज तक कहाँ था। युवान ने कदमों को आगे बढ़ाया, जेहुजुन की सामने उसने खुद को मतलब नीज पे आया, उसके बाद सल्यूट किया और उसके बाद एक स्वीट से स्माइल के साथ उसे प्रणाम भी किया। और इसके बाद चिरैन ने उसे बताया, तुम्हें जान के बहुत हैरानी होगी कि ये तुम्हारे भाई का बेटा है, ये लैन वांगजी का बेटा है, ये तुम्हारा नेफ्यू है और हमारी लैन सेक्ट का इकलौता वारिस है। वो दोनों इस बारे में बात कर पाते इससे पहले ही उन्हें पीछे से आवाज़ सुनाई देती है। क्या? पीछे से आवाज़ ऑफ कोर्स जेनचेंग की ही थी, लेकिन अब जेनचेंग का अगला कदम क्या होगा ये हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।